चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। पास्ट जर्नल एंट्री है, व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेटल्ड एट 10,000 तो मतलब अग्रीड वैल्यू 10,000 है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, बट लायबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय अ पार्टनर, जर्नल एंट्री liability of the firm paid by the partner। रॉन्ग। पहली बात, फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना था। फर्म की लायबिलिटी, फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फर्म का रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना था। फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, बट पार्टनर ने पे करी तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अरे भाई एक्स डेबिट नहीं होगा, एक्स क्रेडिट होगा। एक्स ने फर्म के ब्याह पे कुछ पेमेंट करी, फर्म से भी पैसे रिकवर करेगा, उतने पैसे भी उसके कैपिटल में ऐड हो गए हैं, देंगे हम उसको पैसे। लायबिलिटी टुवर्ड्स एक्स बढ़ रही है। कितने की सेटल हुई लायबिलिटी? 10,000। मुझे नरेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको है, ठीक है ना? मार्क्स कटेंगे नहीं लिखेंगे तो। बी, व्हाट जर्नल एंट्री? अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज गिवन टू राकेश। चलो वो दिन आ गया। क्या? एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का। एसेट यूज टू सेटल अ लायबिलिटी। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट है? एसेट यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। अब जैसे जैसे इसके केसेस आते रहेंगे वैसे वैसे वो डिस्कस होते जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट समझेंगे हो क्या रहा है। एसेट यूज टू सेटल अ लायबिलिटी। एसेट को अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो एंट्री होती है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर मैं लायबिलिटी को पे ऑफ करता हूं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। अब अगर मैंने वही एसेट यूज करा एक लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो ना तो एसेट बेच के कोई पैसे आए, ना लायबिलिटी के अगेंस्ट मुझे कोई पैसे देने पड़े, तो नो एंट्री। क्या होती है? नो एंट्री। एसेट यूज टू सेटल लायबिलिटी, नो एंट्री, नो एंट्री। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फर्नीचर था 40,000 रुपए का, क्रेडिटर्स थे 30,000 रुपए के। creditors took over furniture in settlement of their claim। creditors took over furniture in settlement of their claim। they took over the entire furniture, क्योंकि कुछ मेंशन तो है नहीं। तो फर्नीचर तो गया सर 40,000 से, और क्रेडिटर्स गए 30,000 से, तो नील तो नहीं है, नेट इम्पैक्ट अलग अलग है। लेकिन अगर 40,000 का फर्नीचर यूज हुआ है 30,000 के क्रेडिटर सेटल करने में, तो इसका मतलब रियलाइजेशन के टाइम फर्नीचर की वैल्यू कितनी मान ली गई? 30,000। तो उसने 30,000 ही रियलाइज करने थे अगर उसको मार्केट में भी बेचते। कहने का मतलब ये है। तो ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। तो लेकिन सर 10,000 का जो लॉस हुआ वो रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा। ऐसे कैसे करेगा ऑटोमेटिकली? जब आपने ट्रांसफर करा होगा तो डेबिट साइड पे दिखाया था फर्नीचर 40,000, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे दिखाया था 30,000, तो एक्सेस डेबिट ऑफ 10,000 आ चुका है। अब अगर नीचे नो एंट्री है तो 10,000 का लॉस हुआ है फर्म का, तो वो इस ट्रांजैक्शन में भी हुआ है। पॉइंट पॉइंट समझेंगे ध्यान से। अगर कोई एसेट यूज हो रहा है टू सेटल अ लायबिलिटी, पहली बात तो कौन सी लायबिलिटी? ओनली थर्ड पार्टी, ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी रियलाइजेशन में रूट हो रही है और एसेट्स भी रियलाइजेशन में रूट हो रहे हैं। तो अगर वो आपस में सेटल हो रहे हैं तो नो एंट्री। लेकिन अगर एसेट यूज हो रहा है पार्टनर को कैपिटल उसका एडजस्ट करने में, तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, उसकी एंट्री होगी। अगर एसेट यूज हो रहा है पार्टनर लोन सेटल करने में, उसकी भी एंट्री होगी, क्योंकि वो यहां थोड़ी ना दिख रहा है पार्टनर्स लोन, वो एक सेपरेट अकाउंट है।
तो वो वहीं पे सेटल होगा। यहाँ पे तो एसेट्स लाइबिलिटीज दोनों आ रहे हैं, तो एसेट्स बेचते तो यहाँ पे बाय कैश 30 आ रहा होता, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते तो टू कैश 30 आ रहा होता, तो वो नेट इम्पैक्ट 0 ही होता। बट सर कैश तो आया नहीं, वही कह रहा हूँ, एसेट यूज हुआ है लाइबिलिटी को सेटल करने में, तो टू दैट एक्सटेंट नो एंट्री। बट इनके मजेदार सिनेरियोज बनते हैं कभी कभी। कैसे? फर्नीचर वर्थ ₹40,000 was taken over by the, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्नीचर वर्थ ₹40,000 was taken over by the creditor and the balance was paid in cash. क्रेडिटर 30,000 का था, फर्नीचर was taken over by the creditor and the balance was paid in cash। इसका मतलब फर्नीचर 40,000 का माना गया, आपकी लाइबिलिटी 30 थी, आपने कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है दे दो, मैं आपको 10,000 रुपए कैश दे दूंगा। तो जो कैश मूवमेंट अगर होती है इस ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, एसेट यूज टू सेटल लाइबिलिटी में, अगर कुछ कैश मूवमेंट हो रही है इधर वे उतना आएगा, उतना आएगा। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर ऑफ 10,000 was taken over by the creditor of 30,000 and the balance was paid in cash। तो इसका मतलब कैश आप दे रहे हो फर्म को, फर्म के पास कैश आ रहा है ना, तो कैश टू रियलाइजेशन 10,000 की एंट्री पास हो जाएगी बस। अब एक और इसका एग्जांपल, फर्नीचर वर्थ ₹20,000 was taken over by the creditor of 30,000 and the balance was settled in cash। तो अब आपने 20,000 का फर्नीचर माना है, 10,000 रुपए मुझे आपको देने हैं, रियलाइजेशन टू कैश। तो ये समझने वाली चीज है कि इफ एन एसेट इज यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, उतने पोर्शन की नो एंट्री। बट उसके अलावा अगर आपस में कुछ कैश एडजस्टमेंट हो रही है, उसके अलावा अगर आपस में कुछ कैश एडजस्टमेंट हो रही है, तो वो तो ट्रांजैक्शन होगी, वो तो ट्रांजैक्शन आएगी। तो मैं कह रहा हूं ये चीज करते करते आपको और क्लियर होगी, बट कॉन्सेप्ट ये है, एसेट यूज्ड टू सेटल अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, चलो। मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 was given to Rakesh, a creditor of 22,000 at an agreed value of 12,000 towards part payment of his dues। अब इस लैंग्वेज ने चेंज कर दिया ना पूरा, टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। आप हो राकेश, आपको कितने रुपए देने हैं मैंने? 22,000। मैंने कहा मेरे पास ना फर्नीचर पड़ा हुआ है 15,000 का, कह रहे मैं इसके ना 12,000 दे दूंगी। यही बोला आपने कि मैं इसके 12,000 रुपए दे दूंगी, बाकी मुझे पैसे चाहिए। तो 12,000 का फर्नीचर तो यूज हो रहा है लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, टू दैट एक्सटेंट नो एंट्री। सर लेकिन सर फर्नीचर तो 15,000 का है, कितने का है बुक वैल्यू उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने उसकी क्या वैल्यू लगाई? आपने तो 12,000 ही लगाई। एंड द बैलेंस लिखा ना क्वेश्चन, टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, कि भैया बाकी पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने आपके कितने पैसे देने थे, कितने का फर्नीचर मान लिया, बैलेंस कितने बचे, तो एंट्री सिर्फ 10,000 की होगी। समझ आया लॉजिक? मुझे कुछ लिख के बोलने की जरूरत है ये पूरी कहानी में, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात? तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? नो एंट्री फॉर, क्या लिया इसने, मशीनरी टेकन ओवर बाय राकेश। उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बट इम्पैक्ट आ जाता है पूरा, कि मतलब मशीनरी गॉन और क्रेडिटर कितने से गॉन, 12,000। उसने 12,000 उसकी वैल्यू मानी थी, 12,000। टोटल कितने थे? 22,000 माइनस मशीनरी, तो अमाउंट दी हुई 10,000 बचा था।
क्वेश्चन नंबर 2। एक टाइम के बाद चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, एक टाइम के बाद, एक टाइम आएगा 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद। तो तब तक आपको कोई भी चीज नहीं समझ आए तो पूछेंगे, उसके बाद भी पूछेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी ढंग से पूछ लोगे तो फिर वो आगे यूज कर पाओगे।